प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा में आज जिस विषय पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से आर्थिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम शासकीय नीतियों की बात, आर्थिक नीतियों की बात कर रहे थे। उसी क्रम में हमने फिस्कल पॉलिसीज को समझा, राजकोषीय नीति को समझा, मॉनेटरी या मौद्रिक नीति को समझा। अब हम जिस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं वह पॉलिसी या नीति मूल रूप से बात करती है ट्रेड पॉलिसी की। बात करती है किसी देश में व्यापार नीति किस तरह से होगी और मुख्य रूप से व्यापार नीति में अधिक महत्व जो रखती है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसके इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहेगी और जिन बिंदुओं को आज हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी, बात करेंगे क्या क्या कंपोनेंट है ट्रेड पॉलिसी के, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रेड पॉलिसी है क्या। जैसा कि इसके नाम से उद्धृत होता है कि ट्रेड पॉलिसी अर्थात व्यापार नीति। व्यापार नीति क्यों आवश्यक है? किसी भी देश के विकास के लिए हम जानते हैं कि वहां पर व्यापार और व्यवसाय की गतिविधियां अति महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम समझ चुके हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को हम तीन भागों में, तीन सेक्टर्स में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इन सेक्टर्स में बांटने के बाद इन तीनों सेक्टर्स का समन्वित जो सहकार होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वह मिलकर के उस अर्थव्यवस्था की नींव को बनाता है। उस अर्थव्यवस्था में देश की आय कितनी होगी, जीडीपी कितना होगा, ये सब इन तीनों सेक्टर के कंपोजिट स्कोर से ही हमें पता चलता है। और इन तीनों सेक्टर्स में कुछ उद्योग होते हैं और उन उद्योगों में कुछ कंपनीज होती है जो सतत कार्य करती रहती है, जो व्यापार और व्यवसाय की गतिविधियों में संलग्न है। तो इनके समन्वित प्रयासों से अर्थव्यवस्था का इंजन चलता है और इस प्रक्रिया में कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है, कुछ नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। उन्हीं के समन्वित स्वरूप को हम ट्रेड पॉलिसी के रूप में देखते हैं। अब जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी मूल रूप से कुछ विशेष सहमतियों का, कुछ वैधानिक प्रावधानों का और साथ ही साथ कुछ गतिविधियों का ऐसा समन्वय है जो कि किसी भी देश के व्यवसाय और उस देश के साथ दूसरे देशों के होने वाले व्यवसाय को रेगुलेट करने का कार्य करती है, उसका नियमन करने का कार्य करती है। साथ ही साथ ये शासकीय नीति है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गवर्न करता है और ये इसमें कुछ लॉज भी हो सकते हैं, कुछ कानून भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी गतिविधियां जो किसी देश के आयात और निर्यात को प्रभावित करती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इसमें कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो टैरिफ और कोटा से संबंधित होते हैं। अब कोटा जो है वो एक परिमाणात्मक रेस्ट्रिक्शन जो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं विशेष रूप से इंपोर्ट्स पर, जिससे कि इंपोर्ट एक सीमा से अधिक ना हो। क्योंकि किसी भी देश के का अगर हम बात करें तो उसके अकाउंट्स की अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर हम देखते हैं तो किसी भी देश के लिए ये अच्छा होता है कि उसका एक्सपोर्ट या निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, तो उसे पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड की स्थिति हम कह सकते हैं। लेकिन भारत की स्थिति अगर देखें तो ये बहुत अच्छी नहीं रही है। हमेशा हम नेगेटिव में रहे हैं, हमेशा हमारे इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से अधिक रहे हैं। इसीलिए सरकार कुछ ऐसे नियम बनाती है जिससे कि कोटा इंपोज किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कि आयात एक सीमा से अधिक न बढ़ने पाए। और साथ ही साथ टैरिफ लगाए जाते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, जिससे कि इंपोर्ट कम हो। तो ये मॉनेटरी है, ये नॉन मॉनेटरी। तो इस तरह के क्या नियम होंगे, क्या उसके रेगुलेशंस होंगे, उसका निर्धारण ट्रेड पॉलिसी में होता है। ठीक इसी तरह से इसमें देखा जाता है कि कुछ राष्ट्र होते हैं वो ट्रेड को या आपसी व्यापार को एनकरेज करते हैं और इसीलिए उनकी पॉलिसीज थोड़ी लिबरल देखने को मिलती है, उदार होती है।
जबकि कुछ देश होते हैं जो व्यापार और व्यवसाय को थोड़ा प्रतिबंधित रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जो नीति होती है वो कम उदार होती है। उदाहरण के लिए भारत की व्यापार नीति यदि 1991 से पहले, उदारीकरण के दौर से पहले की अगर हम देखें तो हमारी नीति को अनुदार कहा जा सकता था। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन है उसकी स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से समय समय पर सरकारों की जो प्राथमिकताएं होती है उन प्राथमिकताओं के आधार पर शासकीय नीतियां निर्धारित होती है। अब इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं वॉल्टर गुडे के शब्दों में। वॉल्टर गुडे के अनुसार ट्रेड पॉलिसी मूल रूप से एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसमें कि कानून सम्मिलित है, जिसमें कि कुछ नियमन सम्मिलित है, साथ ही साथ ये बात करता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहमतियों की, साथ ही कुछ यदि आवश्यकता हो तो नेगोशिएशन की, जो कि सरकारी स्तर पर, शासकीय स्तर पर किए जाते हैं, जिससे कि लीगली बाइंडिंग मार्केट एक्सेस तलाशा जा सके, जिससे कि विदेश में एक ऐसी स्थिति विदेशी व्यापार के लिए, हमारे घरेलू उद्योगों के विदेशी व्यापार के लिए एक ऐसी स्थिति निर्मित की जा सके जिससे कि हमारा व्यवसाय फल फूल सके विदेशों में। तो ये मूल रूप से हमारी विदेश नीति की परिभाषा हो सकती है वॉल्टर गुडे के अनुसार। अब जब हम बात करते हैं कि विदेशी व्यापार की, तो उसमें दो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम अधिक एक्सपोर्ट करते हैं या निर्यात करते हैं, और कौन सी ऐसी वस्तु है जिनका हम अधिक आयात करते हैं। तो यद्यपि ये लिस्ट इतनी छोटी नहीं है, ये इंडिकेटिव लिस्ट है, ये सांकेतिक सूची है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है या उत्पाद है जिनका हम अधिक इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं फ्यूल्स की, केमिकल्स की, रसायनों की, साथ ही साथ खाद्यान्नों की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लौह और स्टील आधारित जो उत्पाद है उसकी, ठीक इसी तरह से उर्वरक हम एक्सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ जो खाद्यान्न के तेल है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से इंपोर्ट की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ हम कपड़ा उद्योग के लिए कपड़ा इंपोर्ट होता है, जेम्स और ज्वेलरी इंपोर्ट होती है, हैंडीक्राफ्ट हथकरघा इंपोर्ट होता है, साथ ही साथ जो लाइट मशीनरी है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये इस सूची से हमें एक इंडिकेटिव या सांकेतिक सूचना मिलती है कि क्या हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंपोजिशन है। अब इंपोर्ट को हम समझना चाहे एक आम व्यक्ति की दृष्टि से कि इंपोर्ट क्या होता है, तो इंपोर्ट यदि हम उसको सामान्य शब्दों में, एक ऐसे व्यक्ति के शब्दों में जो व्यापार व्यवसाय की बातों से अनभिज्ञ है, हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट किसी देश के द्वारा किसी वस्तु का खरीदना इंपोर्ट कहलाता है। दूसरे देश से अपने देश के लिए किसी सामग्री का खरीदना इंपोर्ट कहलाता है। तो मूल रूप से अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको खरीदारी कह सकते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी ग्राहक से, विदेशी विक्रेता से हम जिसका क्रय करते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री बी से एक विक्रेता कुछ सामग्री विक्रेता ए को, विक्रेता बी विक्रेता ए को कुछ सामग्री बेच रहा है, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है इस स्थिति में, उदाहरण के लिए यदि ये कंट्री ए भारत है और कंट्री बी यूएसए है, तो इस स्थिति में यूएसए एक्सपोर्टर हुआ और भारत जो है वो इंपोर्टर हुआ, अर्थात हम खरीदार हुए और यूएसए विक्रेता हुआ। ठीक इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का बड़ा विशेष योगदान है देश के व्यापार नीति में, और हम ये नहीं कह सकते कि कोई देश केवल और केवल एक्सपोर्ट करता रहे, इंपोर्ट ना करे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर या सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कुछ सामग्रियों का आयात करना होता है, और कुछ सामग्रियां ऐसी है जो हमारे पास सरप्लस में है, उसका हम निर्यात करते हैं। तो मूल रूप से जो आयात और निर्यात होता है दो देशों के बीच में, वो वस्तुओं का भी होता है और सेवाओं का भी होता है। अब वस्तुओं का आयात टेंजिबल गुड्स जिनको हम कहते हैं, उदाहरण के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उदाहरण के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी। लेकिन वही हम दूसरी ओर जब सेवाओं की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बनने वाले जो सॉफ्टवेयर
यदि यूरोपियन देशों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके द्वारा खरीदे जा रहे हैं, तो इसे एक सेवा का एक्सपोर्ट कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम हमारे स्वतंत्रता के समय की बात करें तो हमारी जो मूल पहचान थी वह एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की पहचान थी, हमें एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता था। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि उस समय हमारा जो सरप्लस हुआ करता था वह एग्रीकल्चर आउटपुट ही था, लेकिन चूंकि उसी समय हमने विभाजन की विभीषिका को देखा, जिसमें कि गेहूं के उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, जिसकी वजह से एकाएक भारत के पास ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जिससे कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न रह सके, और इसलिए हमें अपने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए गेहूं का आयात करना पड़ा। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर समय कालांतर में देश ने हरित क्रांति को जन्म दिया, साथ ही साथ श्वेत क्रांति हुई, जो दोनों क्रांतियां मूल रूप से, और इसके अलावा अन्य भी क्रांतियां कृषि क्षेत्र में हुई, और इन सब क्रांतियों ने धीरे धीरे शनय शनय करके भारत को आत्मनिर्भर बनाया अलग अलग खाद्यान्नों की स्थिति में। तो इसमें हम बात करते हैं हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना, और आत्मनिर्भर ही नहीं बना बल्कि कालांतर में वह इस स्थिति में आ गया जिससे कि वह पर्याप्त निर्यात कर सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कपास में भी हम आत्मनिर्भर बने, जूट की उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त की, और बड़ी मात्रा में हम इसका उत्पादन करने लगे। ठीक इसी तरह से अन्य खाद्यान्नों की स्थिति भी हम देखते हैं, और इसके साथ हमने देखा कि धीरे धीरे हमारा जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस था वो केवल और केवल कृषि पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि हमारी निर्भरता धीरे धीरे अब इंडस्ट्री की तरफ भी होती चली गई, और हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसमें मशीनरी है, रसायन है, उर्वरक है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, आदि आदि। तो ठीक इसी तरह से जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के लिए जब हम चर्चा करते हैं तो एक्सपोर्ट, जैसा हमने इंपोर्ट की स्थिति में कहा कि वो खरीदारी है दो देशों के, एक देश के द्वारा दूसरे देश से, उसको हम इंपोर्ट की संज्ञा देते हैं। जबकि एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो विक्रय। उदाहरण के लिए भारत यदि जर्मनी को कोई मशीनरी बेचता है तो इस स्थिति में जर्मनी इंपोर्टर हुआ और भारत जो है वो एक्सपोर्टर हुआ। ये सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि ये क्रय और विक्रय की ही प्रक्रिया है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है मूल रूप से क्रय और विक्रय की प्रक्रिया है। इसको जब विदेशी स्तर पर हम करते हैं, विदेशी स्तर पर जब हम क्रय करते हैं दूसरे देशों से तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, जब विदेशों को हम विक्रय करते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब एक्सपोर्ट की यदि चर्चा करें तो ये एक्सपोर्ट भी दोनों तरह का है, जिसमें जो टेंजिबल गुड्स है वे भी है और इंटेंजिबल सर्विसेज भी है। तो इनका जो ट्रेड होता है उसको हम एक्सपोर्ट की श्रेणी में रखते हैं। और साथ ही साथ जो अगर टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें, जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है अभी हाल में, तो अप्रैल से फरवरी 2024 तक कुल जो निर्यात हुआ भारत से वो 395 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर में इसकी गणना की गई है। और ये पाया गया कि ये इसलिए ऐसा इतना कम रहा क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन के दौर से दुनिया कोविड-19 के बाद गुजर रही थी। साथ ही साथ अगर सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग बराबरी की राशि हम देख पा रहे हैं। 340 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से हुआ सर्विसेज का, सेवाओं का, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारे आईटी और सॉफ्टवेयर की थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से आता है इस राशि का अधिकांश भाग। और दूसरा जो है हमारी प्रोफेशनल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत सरकार ने अपने लिए वर्ष 2030 के लिए जो टारगेट सेट किया है कि 1 ट्रिलियन जो हमारा मर्केंडाइज या टेंजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट हो और 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट हो यूएस डॉलर में। तो इस तरह से हम 2030 तक उस स्थिति में होंगे जहां पर विश्व में हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गणना बड़ी ही सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अब यदि हम बात करें कि शासकीय प्रयासों की जिससे कि एक्सपोर्ट बेहतर हो सके, हमारे जो निर्यात है उसकी स्थिति बेहतर हो सके। जैसा कि हम बता चुके हैं, निर्यात मूल रूप से किसी भी देश के लिए अधिक होना अच्छा सूचक माना जाता है,
जिससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव बनता है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सरकार ने अभी हाल ही में कोविड-19 के बाद थोड़े विलंब से वर्ष 2023 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर के आए, जिसका मूल फोकस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स ट्रेड पर था, और साथ ही इसका फोकस था कि हमारा जो भारतीय रुपया है वो वैश्विक एक्सचेंज का आधार बने। जिस प्रकार यूएस डॉलर में एक्सचेंज होता है, ठीक उसी प्रकार इस तरह का एक्सचेंज धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपए में भी प्रारंभ हो, और इसके प्रयास जिस दिशा में जा रहे हैं वे बड़े सकारात्मक है। ठीक इसी तरह से एक और जो फोकस एरिया था वह था मूल रूप से कि भारत में हर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वह एक्सपोर्ट हब के तरह विकसित हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP का जो कॉन्सेप्ट है उस पर सरकार ने लोकल स्तर पर कार्य करना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे लगभग हर जिले को इस योग्य बना रहे कि एटलीस्ट कुछ वहाँ पर ऐसे उत्पाद हो जिनको कि एक्सपोर्टेबल स्थिति तक लाया जा सके। ठीक इसी तरह इसका दूसरा प्रयास जो देखने को मिलता है पीएम गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय जो लॉजिस्टिक्स नीति है उस पर सरकार ने वृहद स्तर पर कार्य किया। एक और गति शक्ति के तहत समूचे देश को अलग अलग रोड नेटवर्क से जोड़ने का काम किया। केवल रोड नेटवर्क से नहीं जोड़ा, जल परिवहन को भी सुदृढ़ बनाया और वायु परिवहन को सुदृढ़ बनाया। यातायात के जितने भी साधन थे उन सभी को धीरे धीरे सुदृढ़ बनाने का कार्य पीएम गति शक्ति योजना के तहत हो रहा है, जिससे कि लॉजिस्टिक्स में सहायता मिल सके। और जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वर्तमान में भारत की विश्व में अधिक कॉस्ट में गिना जाता है। लगभग 15% के आसपास वर्तमान में भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, 15% GDP का। जबकि विकसित देशों से अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि अमेरिका में यही कॉस्ट 7 से 8% तक सीमित है। तो इससे हम पाते हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वर्तमान में विकसित देशों की तुलना में दोगुनी है। उसको कम करने के उद्देश्य से पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लाया गया। साथ ही RODTEP स्कीम पे काम किया गया, जिसको हम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिससे कि टैक्स रिफंड आसान किया जा सके और साथ ही साथ हमारे जो निर्यात है उसको प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के माध्यम से पेमेंट रिस्क को कम किया गया। इसी तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार कुछ ऐसे विशेष देश है जिनको भारत अपना अधिक एक्सपोर्ट करता है या निर्यात करता है। तो इनमें हमने समूहों में उन देशों को बांटा है। पहले समूह को हम ओपेक कहते हैं, दूसरा यूरोपियन कंट्रीज है, तीसरा OECD है, फिर डेवलपिंग कुछ विकासशील देश है, साथ ही साथ कुछ आसियान देश है। तो ओपेक को हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से जानते हैं। OECD जाना जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और जो आसियान है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके विषय में संक्षिप्त विस्तार हम आगे देखेंगे। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ओपेक देशों में जिनको हम अधिक एक्सपोर्ट करते हैं उनमें कुवैत है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है। साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है उसमें रोमानिया और रूस सम्मिलित है। ठीक इसी तरह से OECD की अगर हम बात करें तो इसमें USA है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ठीक इसी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना है, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, और आसियान देशों में सारे वे देश जो आसियान समूह के अंग हैं, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया सम्मिलित है। अब हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। विदेशी व्यापार नीति 2023 में जो सरकार लेकर आई है उसके कुछ संक्षिप्त बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तदुपरांत हम आगामी व्याख्यान में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब कार्य करने जा रही है। तो इसको जो लॉन्च किया गया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स के हैं, श्री पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा वर्ष 2023 में
1 अप्रैल से ये लागू हुई, 1 अप्रैल 2023। तो इस तरह हम पाते हैं कि वर्तमान में इसको लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार हमारे देश के निर्यात बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनके विषय में प्रकाश डालती है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो मूल रूप से ये ट्रस्ट और पार्टनरशिप के सिद्धांत पर काम करती है, विश्वास और साझेदारी के सिद्धांत पर काम करती है। विश्वास और साझेदारी मूल रूप से एक्सपोर्टर्स के बीच में, और साथ ही साथ ये बात करती है कि किस तरह से जो प्रक्रियाएं हैं उसकी री इंजीनियरिंग की जाए, ऑटोमेशन किया जाए, जिससे कि भारत में जो व्यवसाय की स्थिति है वह सुगम हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत बेहतरी कर सके। अगर हम इसके कुछ की अप्रोचेस की बात करें या 4 पिलर्स की बात करें तो इसमें विशेष रूप से इंसेंटिव्स, रेमिशन के लिए कुछ इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन कोलैबोरेशन के माध्यम से किस प्रकार एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सकता है, उसमें एक्सपोर्टर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट और जो इंडियन मिशंस है वो साथ साथ कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जो हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम करने की बात कही गई। ठीक इसी तरह से जो इमर्जिंग एरियाज है अभी जिन पर काम करना आवश्यक है उनमें ई कॉमर्स है, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब है। ठीक इसी तरह से जो साइंस, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का जो पॉलिसी है वो भी इसमें बेहतरी की दिशा में कार्य किया गया। ठीक इसी तरह से इसके गोल्स और टारगेट की बात करें तो जैसा कि हम संक्षिप्त में बता चुके हैं कि वर्ष 2030 तक भारत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य इसने रखा है, जिसमें कि 1 ट्रिलियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट होगा और 1 ट्रिलियन हमारा सर्विस एक्सपोर्ट होगा। तो ये हमारा वर्ष 2030 तक का टारगेट है और धीरे धीरे हम उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार का उद्देश्य है कि जो इंडियन करेंसी है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का आधार बने और इसमें जो पेमेंट सेटलमेंट है उसके लिए आरबीआई ने अपनी विशेष पॉलिसी वर्ष 2022 में पहले ही प्रस्तुत कर चुका है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि ये कंट्रीज के लिए किस प्रकार ट्रेड सरप्लस को जनरेट करने वाली होगी पॉलिसी, उस पर भी ये प्रकाश डालती है। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करें तो 2 ट्रिलियन का वर्ष 2030 तक टारगेट है। कंटिन्यूअस एंड रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, सतत और रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क की बात ये करता है। ठीक इसी तरह से रुपए को एक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया, भारत को जो है वो एक ट्रेड हब, जो कि ऐतिहासिक रूप से भारत 17वीं शताब्दी तक रहा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 25% वर्ल्ड ट्रेड का जो हिस्सा था वो भारत के पाले में हुआ करता था, पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में FTP 2023 कार्य करती है। साथ ही साथ डिजिटाइजेशन एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो राज्य क्षमा होती है कुछ अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस में कमी होती है तो उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स था उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, उसकी पुनर्संरचना की गई। साथ ही साथ 50 जो हमारी स्टार ट्रेडिंग हाउसेस थे उनकी थ्रेशोल्ड को 50% तक कम किया गया, जिससे अधिक से अधिक जो एक्सपोर्ट हाउसेस है वो इस श्रेणी में आ सके। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की हमने बात की तो आईटी बेस्ड स्कीम्स के माध्यम से किस तरह से कार्य हुआ वो इस पर प्रकाश डालता है। ठीक इसी तरह से जो हमारे टाउन्स है वो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की दिशा में आगे बढ़े, उस पर सरकार ने इस नीति में प्रकाश डाला और 4 नए जो शहर है उनको इसमें जोड़ा गया जहां पर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस पर कार्य हो, जिनमें फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी सम्मिलित है। जो कि जो अभी वर्तमान में 39 टाउन्स थे उनमें ये 4 और जुड़ गए। इस तरह से टोटल 43 या 43 टाउन्स है जो अब टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की श्रेणी में आएंगे। ठीक इसी तरह से रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर, तो उसमें ये किया गया कि अब जो पहले से ट्रेडिंग हाउसेस थे जिनको 2 स्टार और इससे ऊपर की मान्यता मिली हुई थी वो उनको एक टारगेट दिया गया
टीच ईच वन टीच वन, अर्थात हर ट्रेडिंग हाउस को किसी नए एक्सपोर्टर का मार्गदर्शन करना होगा, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ उसका मार्गदर्शन करना होगा और उसके लिए मॉडल करिकुलम भी डेवलप किया है। साथ ही साथ जो इसके जो नॉर्म्स थे, 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग जो दी जाती थी ट्रेडिंग हाउसेस को, उसकी प्रक्रिया को सरल किया गया और साथ ही इसकी बेहतर ब्रांडिंग पर भी कार्य किया गया। ठीक इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, जैसे हम बात कर चुके हैं कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिखता है, तो उस पर भी कार्य हुआ है। साथ ही साथ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर भी विशेष बल दिया गया है और इसकी जो प्रक्रिया है वो जैसा कि हम जानते हैं, अगर इसके टारगेट की बात करें तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वर्ष 2030 तक 200 यूएस डॉलर से 300 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर तक होने जा रहा है ये, और साथ ही साथ इनके जो ट्रांजैक्शन है उसको किस प्रकार सुगम और सरल बनाया जा सकता है उस पर कार्य हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो ईपीसीजी स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है, उसके तहत इलेक्ट्रिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वर्टिकल फार्मिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आदि सब टेक्नोलॉजीज पे कार्य हो रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल पार्क्स, जिसको पीएम मित्र के नाम से जाना जाता है, वो स्कीम लाई गई ईपीसीजी के तहत और कॉमन सर्विस प्रोवाइडर के तहत। तो ये कुछ प्रयास है इस दिशा में। साथ ही साथ फैसिलिटेशन अंडर एक्सपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, इसके तहत स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि एक्सपोर्टर्स को काफ़ी लाभ हुआ। इसी तरह से एमनेस्टी स्कीम पर कार्य हुआ कि यदि एक्सपोर्ट प्रोसीड में ऑब्लिगेशंस में यदि कोई कमी रह जाती है तो उसकी प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया, किस प्रकार से एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा उस पर कार्य हुआ। इस तरह से हमने देखा कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है वह भारत की जो आकांक्षाएं है आगे बढ़ने की, वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की, उसकी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखी जा सकती है। अब इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा उस पर चर्चा हम आगामी व्याख्यानों में करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का धन्यवाद।